Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, we have started a beautiful topic of your history, that is the revolt of 1857. My dear friends, in the very first lecture, we have discussed about what were the reasons, what were the causes that brought out the revolt of 1857. My dear friends, in that very lecture, we discussed about the immediate cause and the fundamental causes. In this very lecture, we are going to discuss about the fundamental cause, that is the alien rule of British, socio-economic causes and influence of outside events, and finally the military causes. My dear friends, आज का लेक्चर बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है, बड़ा ही ज़बरदस्त लेक्चर। आपकी हिस्ट्री आईएएस के लिए, केएस के लिए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी हिस्ट्री का दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा था लोगों पे ब्रिटिश रूल की वजह से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे रूल करती थी, जिसकी वजह से इनके दिलों में आग लगी थी। ये चाहते थे, ये एक मौके की तलाश में थे और वो मौका मिला जब यहाँ पे कार्टरेज, ग्रीज्ड कार्टरेज वाला इशू आया। तो दोस्तों, लेकिन मैंने आपको वहां पे बताया कि यहां पे दिलों में आग ऑलरेडी लगी थी। हर कोई तबका, हर कोई सेक्शन इंडियन सोसाइटी का, चाहे पंडितस, चाहे मौलवीज, चाहे पीजेंट्स, चाहे आर्मी, चाहे सिविल, चाहे रूलर, हर कोई ब्रिटिश की वजह से तंग आ गया था दोस्तों। कल के लेक्चर में हमने दो कंप्लीट किए, दैट इज इकोनॉमिक कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज। आज के लेक्चर में होपफुली इंशाल्लाह हम बाकी जो फंडामेंटल काजेस है वो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो नंबर थर्ड काज पे आते हैं, दैट इज द एलियन रूल ऑफ द ब्रिटिश। दोस्तों, यहां पे एलियन रूल ऑफ द ब्रिटिश, एलियन का मतलब होता है फॉरियन, जो अपने मुल्क का नहीं हो, बाहर किसी मुल्क का, उसको हम एलियन कहते हैं। और आज जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें हम फ्रेंड एलियन भी होता है, एनिमी एलियन भी होता है, खैर वो दूसरी बात है दोस्तों। जब इंडिया पे अफगान्स आए और इंडिया पे मुगल्स आए, यानी अफगान्स ने यहां पे राज किया, मुगल्स ने यहां पे राज किया दोस्तों इंडिया में। लेकिन एक खास बात थी, क्या ये इंडिया के थे? क्या मुगल्स इंडिया के थे? नहीं नहीं नहीं, मुगल्स इंडिया के नहीं थे दोस्तों। अफगान जो अफगान से आए थे, क्या ये इंडिया के थे? नहीं दोस्तों। बेसिकली ये लोग भी दूसरे विदेश मुल्कों से आए थे, अफगान भी और मुगल भी। लेकिन एक खास बात ये थी कि ये इंडिया में ही सेटल हो गए थे। यानी यहां पे मैंने दिखाया है, चलो जूम करते हैं थोड़ा सा दोस्तों। यहां पे जब ये यहां से वेल्थ कमाते थे हिंदुस्तान में, ये पूरा का पूरा जो मैंने दिखाया, दिस इज इंडिया, यहां पे मैंने लिखा भी है इंडिया। तो दोस्तों, जो इंडिया से ये लोग वेल्थ कमा रहे थे, ये इंडिया के लोगों में ही बांटते थे। यानी इंडिया के लोगों पे राज किया, इंडिया की ही दौलत इन्हीं लोगों पे भी खर्च की दोस्तों। सो दिस वाज ए कॉमन थिंग बिटवीन द मुगल्स एंड द अफगान्स। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां अपना देश छोड़ा, यहां पे रूल किया इंडिया को, लेकिन सेटल भी यही हो गए दोस्तों, और इंडिया को ही अपना घर भी बनाया। लेकिन जब हम बात करेंगे अंग्रेज की, तो दोस्तों अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज यहां आया, इंडिया की दौलत यहां से ली, लेकिन कहां भेजा? इंग्लैंड। और इंडिया के लोगों पे एक भी रुपए यहां पे खर्च नहीं किया दोस्तों। So this was a big difference between the alien rule of Mughals and the alien rule of British। ठीक है ना दोस्तों? यहां पे हमें समझ आया कि ये अपनी दौलत, यहां पे इंडिया की दौलत ब्रिटिश लोग यहां से ले जा रहे हैं, कहां? इंग्लैंड ले जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये यहां पे सेटल भी नहीं हुए ताकि लोगों का हाल चाल पूछते, लोगों की थोड़ी सी मदद करते। सो दे नेवर इंटेंडेड टू सेटल इन द इंडिया। ठीक है ना दोस्तों? दूसरी बात, नो होम हियर, उन्होंने अपने घर भी नहीं बनाया। सो उन्होंने हमेशा समझा कि हम यहां पे फॉरेनर्स हैं, इंडिया को लूटेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, इंपीरियलिज्म यहां पे चलाएंगे, कॉलोनियलिज्म यहां पे चलाएंगे, और सारी की सारी दौलत, ड्रेन ऑफ वेल्थ यहां से करेंगे और इंग्लैंड ले जाएंगे और अपने घर बनाएंगे वहां पे। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए इंडिया के लोगों ने इसको एब्सेंटी सोवरेंटीशिप का नाम दिया। यानी एब्सेंटी सोवरेनशिप टर्म का मतलब क्या होता है? रूल बाय द फॉरेनर्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। जब कोई हजारों मील दूर, कोई किसी दूसरी कंट्री पे, ये है इंडिया और ये है यहां पे इंग्लैंड, ये है 6000 मील दूर यहां से, और 6000 मील दूर से कोई यहां पे राज करता है हमारे इंडिया पे, दैट इज एब्सेंटी सोवरेंटीशिप।
ठीक है ना दोस्तों, जब दूर से कोई यहाँ पे डिस्टेंट लैंड पे राज करता है। सो इसीलिए हिंदुस्तानी जो वासी थे, जो देशवासी यहाँ के थे, इन्होंने समझा कि हमारे मुल्क से तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ये यहाँ से निकल के अंग्रेजों के घर जाता है, इंग्लैंड जाता है और वहां पे वो लोग अमीर बन जाते हो और यहाँ पे हमारे जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। सो दोस्तों, ये थॉट जब इंडिया के दिमाग में आया, जब यहाँ के देशवासियों के दिमाग में आया, तो उन्होंने समझा कि ये ब्रिटिश यहाँ पे एलियन रूल है। ठीक है ना दोस्तों। सो अब दिस वाज वन मोर काज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसीलिए फिर लोगों ने यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स थे, यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स थे वो तो मुगल्स के अंडर भी काम करते थे, वो तो अफगान के अंडर भी काम करते थे। अब कौन सा नई बात थी कि ब्रिटिश के अंदर काम करते, लेकिन जब उन्होंने ये बात देखी, नहीं ब्रिटिश यहां से दौलत ले जाता है इंग्लैंड, सो अब इनके दिमाग में आया नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसीलिए फिर जब रिवोल्ट हुआ तो ये लोग भी, उन्होंने समझा कि लोहा गर्म है, चलो हथौड़ा मार ही देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब फोर्थ काज की बात करेंगे, दैट इज सोशियो रिलीजियस काज। मेरे दोस्तों, इन्होंने इकोनॉमिक इंपैक्ट तो डाला था यहाँ पे, इन्होंने पॉलिटिकल काज यहाँ पे तो किया था जिसकी वजह से ये चिंगारी भड़की थी, लेकिन इन्होंने अब सोसाइटी में भी टांग अड़ा दी और लोगों के रिलीजन में भी टांग अड़ा दी। यानी अब लोग ये बर्दाश्त कर सकते थे कि अगर उनके खाना पीना, उनको यहाँ से 2 वक्त की रोजी छिन गई तो वो बेचारे बर्दाश्त करेंगे, कोई नहीं, एक ही वक्त का खाएंगे तो खाएंगे। लेकिन जब बात आई उनके मजहब के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में और उनकी सोसाइटी के बारे में, ये लोगों ने गवारा नहीं किया। ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पे जब मजहब की बात आती है तो पहले से ही हिंदुस्तानी वासी जो थे, उन्होंने कभी मजहब के खिलाफ यहां पे किसी को जाने की कोशिश भी नहीं करने दी। ठीक है ना दोस्तों। देखो क्या हुआ यहां पे, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे सब हेडिंग्स में। एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों, ये जो अंग्रेज यहां पे हुआ था, जो यहां पे अंग्रेज आया था, ये क्या समझता था, ये यहां पे खुद को रेशियल सुपीरियरिटी समझता था, यानी यहां पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करता था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहां पे इन लोगों को फील होता था, इंडिया के लोगों को। देखो दोस्तों कैसे ये लोग, यानी जो अंग्रेजी लोग थे, ये यहां पे जो फिल्मों में भी देखा होगा, ये उनको बोलते थे अरे नाइगर, अरे बारबेरियन, यहां आ जाओ, मेरी जूते की पॉलिश करो, और कोड़ों से मारते थे। बेसिकली वो लोग, अंग्रेजी लोग समझते थे कि हम गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, हम एक सुपीरियर रेस है। और इंडिया के लोग जो है ये नाइगर टर्म निकली है निग्रोस से, निग्रोस का मतलब ब्लैक। ठीक है ना, ब्लैक नाइगर, जो यहां पे आज हम हबशी के लोग देखते हैं उनको निग्रोज कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों को भी नाइगर के नाम से वो पुकारते थे, और बारबेरियन यानी अनसिविलाइज्ड, यानी आपको तहजीब ही नहीं है, आप एक मुहज्जिब कौम ही नहीं है। सो यहां पे अंग्रेजों ने क्या किया, खुद को बोला कि हम सुपीरियर रेस है, हम गोरे हैं, हम पे ऊपर वाले ने, हम पे डिवाइन अथॉरिटी है कि हम आप लोगों पे राज करें, आप लोगों पे कोड़े बरसाए, आप लोगों के पैसे छीने। ठीक है ना दोस्तों। दूसरी बात, जब भी ये गोरे लोग हमारे हिंदुस्तान वासियों से बात करते थे तो उनको बड़े एरोगेंट और रूडली बात करते थे। ठीक है ना, उनको यहां पे डांटते थे, पीटते थे, फिर जाके उनसे काम करवाते थे। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरी बात, क्रिमिनल असल्ट वाज द कॉमन। दोस्तों, अंग्रेज हमेशा यहां पे क्रिमिनल असल्ट करता था इंडियों के साथ, हिंदुस्तानी वासियों के साथ, यानी हमेशा क्रिमिनल असल्ट यहां पे कॉमन होता था दोस्तों। दूसरी बात, यहां पे अंग्रेज आया और अंग्रेजों ने यहां पे अदालतें बनाई। अब अदालतें तो बनाई, अदालतों में जजेस भी तो अंग्रेज के ही होते थे। यानी अगर यहां पे अंग्रेज और यहां पे इंडिया का कभी झगड़ा होता था तो केस जाता था कोर्ट, कोर्ट पे कौन बैठा है, कोर्ट में बैठा है अंग्रेज का जज। तो यहां पे अगर ये पुनिशमेंट भी दी गई किसको, अगर इंग्लिश का जो कसूरवार होता था, जब उसको पुनिशमेंट दी जाती थी, अब ना ही कोई इसको पुनिशमेंट देता था ये जज, और अगर पुनिशमेंट देता भी था तो कम पुनिशमेंट देता था, यानी डिस्क्रिमिनेशन करते थे ये जजेस। ठीक है ना दोस्तों।
और क्या बात थी, जब ये सारी चीजें इंडिया ने देखा कि अंग्रेज लोग हमें हकारत करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें नेग्रोज बुलाते हैं, हमें बारबेरियंस बुलाते हैं, हमसे रूडली बात करते हैं, हमें बहुत काम करवाते हैं, और हमारे जब उनसे झगड़ा होता है, कोर्ट केस में जाता है, तो केस में हमेशा अंग्रेज ही जीतता है। सो ये चीजें इनके दिलों में आग लगाती गई और सिमरिंग डिस्कंटेंट यहां पे होता गया। यानी ये रिपीटेड इंसल्ट की वजह से इनके दिलों में अब आग लग रही थी दोस्तों। सो ये आग बाहर कब आई? सो ये आग ओपनली कब आई बाहर? जब यहां पे इमीडिएट काज हुआ, और वो इमीडिएट काज क्या था वो हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दूसरी हेडिंग इसी सोशल रिलीजियस काज में, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन एंड द कल्चर। अब ये तो था सोसाइटी में, अब हम बात करेंगे रिलीजन एंड कल्चर में इन्होंने क्या किया दोस्तों। इन्होंने यहां पे जब यहां पे आए थे तो इनका मकसद ही यही था, एक तो ट्रेड करने का मकसद था, दूसरा द कन्वर्शन ऑफ इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी फैलाने यहां आए थे। इसीलिए जब हम देखेंगे कि जब सीआर मैंजलिस जो वहां पे बेसिकली चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम कौन थे? उसका नाम था मैंजलिस। दोस्तों ये अपनी स्पीच में कहता है, ये पार्लियामेंट में कहता है, वहां पे कहां पे? इंग्लैंड में ये हाउस ऑफ कॉमन्स में कहता है, यानी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये कहता है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर अब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भेजेंगे। कहां? इंडिया। और इंडिया में अब हम यही काम करेंगे ट्रेडिंग के अलावा, दैट वाज क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियन मिशनरी वहां पे फैलाएंगे और क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैलाएंगे। किसने कहा? मैंजलिस ने कहा। कहां कहा? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में। ठीक है ना दोस्तों? ओके, सो इस तरह से हमें समझ आता है कि दिस वाज द एम ऑफ द ब्रिटिश। इन अंग्रेजों की, इन गोरों की ये एम थी कि एक तो यहां से ज्यादा मुनाफा कमाए, ज्यादा यहां पे ट्रेड करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, दूसरा यहां पे लोगों को कन्वर्ट करे इनटू द क्रिश्चियनिटी। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए फिर हम देखेंगे ओपनली जब यहां पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है दोस्तों, जिसमें ये अलाउ किया जाता है कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया जाएंगी और यहां पे सेटल भी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है ना? बिल्कुल, कब? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ओके मेरे दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट में यह बोला गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज अब बाज़ाब्ते तौर पर इंडिया जाएगी और वहां पे सेटल हो जाएंगी और वहां पे लोगों को क्रिश्चियनिटी की दावत देंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने यहां पे क्या किया? अंग्रेजों ने यहां पे सोचा कि हम यहां पे वेस्टर्नाइजेशन फैलाएंगे, यानी यूरोपीय तहजीब, यूरोपीय तमद्दुन, यूरोपीय कल्चर यहां पे फैलाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को वेस्टर्नाइजेशन पसंद आएगी और यहां पे ये वेस्टर्नाइजेशन हमें मदद देगी स्प्रेड करने के लिए क्रिश्चियनिटी को। इसीलिए हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश था इसने यहां पे मॉडर्न स्कूल्स खोले थे, क्रिश्चियनिटी वहां पे पढ़ाई जाती थी, कॉलेजेस खोले थे ताकि लोग वेस्टर्नाइजेशन, लोगों को वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता चले और वो फिर क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहां अंग्रेजों ने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, क्यों? ताकि लोगों को यहां पे हम वेस्टर्नाइजेशन ट्रीटमेंट करेंगे, फिर लोग धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन का आदी बन जाएंगे और यहां पे हमें इजी होगा इनको क्रिश्चियनिटी फैलाना। ठीक है ना दोस्तों? ओके मेरे दोस्तों, इसीलिए वीर सावरकर यहां पे लिखते हैं कि अपनी किताब में ये लिखते हैं कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हुआ करते थे, बेचारे मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे, उनको बोला जाता था कि उनका अगर कोई हिंदू हुआ करता था तो हिंदू के सामने राम जी की यहां पे गाली निकाली जाती थी। इसी तरह से प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनकी गाली निकाली जाती थी, नाउज बिल्ला। ठीक है ना दोस्तों? तो यहां पे क्यों यहां पे ये किया जाता था? अंग्रेज क्यों ये करता था इन इंडिया के आर्मी के साथ? बेसिकली ये चाहते थे कि वो लोग यहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज बने, वो लोग यहां पे क्रिश्चियनिटी कबूल करें। यानी अगर आर्मी में यहां पे क्रिश्चियनिटी कबूल करे तो उनको यहां पे प्रॉमिस किया जाता था, उनको यहां पे बिल्कुल वर्ड दिया जाता था कि हम आपको प्रमोशन देंगे। ठीक है ना दोस्तों? यानी आप क्रिश्चियनिटी कबूल करो, हम आपको प्रमोशन देंगे। यानी बिल्कुल यहां पे इनके खुदाओं को क्या, या जो हिंदू के खुदा है या मुसलमानों के खुदा है, यहां पे मुसलमान के अल्लाह को और हिंदुओं के भगवान को गालियां दी जाती थी दोस्तों। ठीक है ना? कौन देता था? अंग्रेज देता था। ओके दोस्तों, इसीलिए फिर हम देखेंगे अंग्रेज क्या करता है। अंग्रेज यहां पे अब इनके कल्चर में घुसेगा, अब हिंदुस्तान के सोशल
कस्टम्स में घुसेगा, यहाँ के ट्रेडिशंस में घुसेगा और लेजिस्लेशन पास करेगा, लॉज पास करेगा, जिसमें ये बोला जाएगा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड यहाँ पे अब प्रोहिबिट, इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिट, यानी बट या जो यहाँ पे बेटी हुआ करती थी उसको मारा जाता था। इन्होंने क्या किया, इसको प्रोहिबिट किया। कहीं ना कहीं ये सही बात थी दोस्तों, ये अच्छा किया उन्होंने। दूसरी बात, अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप बताइए कि जो यहाँ पे इंग्लिश रहे उनकी वजह से तो कुछ ना कुछ तो फायदा आया ना इंडियन सोसाइटी को, क्या फायदा है, तो ये आंसर लिख देना। फीमेल इन्फेंटिसाइड को यहाँ पे बैन किया, सती सिस्टम को बैन किया, स्लेवरी को यहाँ पे बैन किया, और क्या किया, और दोस्तों यहाँ पे हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट 1856 पास किया। यानी बोला गया कि अब जो भारतीय महिला है, जो बेवा है, जो विडो है, उसको नए सिरे से भी शादी करने का पूरा हक है दोस्तों। और वुमेन एजुकेशन, उनके लिए स्कूल्स खोले, औरतों के लिए स्कूल्स खोले और उनको वहां पे पढ़ाने की भी कोशिश की। तो दोस्तों ये सारा कुछ जब हो रहा था, आप मुझे बता, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ब्राह्मण्स को ये पसंद आएगा, क्या इंडियन सोसाइटी को ये पसंद आएगा विडो की रिमैरेज? क्योंकि ब्राह्मण जो समझते थे या हिंदू समझते थे कि विडो जो है उसको भी अपने पति के साथ ही जलना पड़ेगा, दैट इज सती, तब जाके इसके गुनाह माफ होंगे। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन जब इसके खिलाफ अभी जाएंगे, सती को ही बैन करेंगे, विडो रिमैरेज कराएंगे, तो क्या इंडियन सोसाइटी को पसंद आएगा? नहीं आएगा। उनकी औरतें घर से नहीं निकलती थी, आज भी आप देखते हो राजस्थानी औरतें घूंघट पहनती है। तो जब औरतें स्कूल, उन्होंने औरतों को बोला कि स्कूल जाओ, क्या इंडियन सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी दोस्तों, नहीं करेगी। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे 1840 में ये थोड़ा सा इसके बारे में बात की गई थी, लेकिन 1850 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट या कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850। आपकी स्पेक्ट्रम 1856 लिखती है, लेकिन वो गलत है दोस्तों, शायद उसको टाइपिंग एरर हुआ है या डिलिबरेटली गलत लिखा है, लेकिन 1850 है, उसको वहां पे करेक्ट करना स्पेक्ट्रम पे। बहुत सारी गलतियां हैं स्पेक्ट्रम में, जहां जहां पे हम वहां पहुंचेंगे हम आपको बताएंगे दोस्तों कहां कहां पे उसने गलत लिखा है या टाइपिंग एरर हुआ है उसे। ठीक है ना दोस्तों, सो क्या आता है 1850 में एक एक्ट पास करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850। देखो दोस्तों, इस एक्ट में क्या बोला जाता है, इस एक्ट में यह बोला जाता है कि अगर कोई कन्वर्ट करे यानी जो हिंदू है या मुसलमान है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में या किसी और मजहब में, हिंदू हो जाएगा मुसलमान या हिंदू हो जाएगा क्रिश्चियनिटी, या मुसलमान हो जाएगा हिंदू या मुसलमान बनेगा क्रिश्चियन। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले क्या हुआ करता था, हिंदू में एक रूल हुआ करता था, एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन था कि अगर सन यहां पे हिंदू से क्रिश्चियन बनता है या हिंदू से मुसलमान बनता है, तो उस बेटे को अपनी वरासत से बाप की वरासत से बेदखल किया जाता था। यानी इसको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी इसे बेदखल किया जाता था, यानी इसको बोला जाता था अब आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी क्योंकि आप कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक एक्ट लाया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट या कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, जिसमें यह बताया गया कि अगर अब बेटा हिंदू से क्रिश्चियन बनेगा या मुसलमान से क्रिश्चियन बनेगा, उस बेटे को बाजाब्ता तौर पर प्रॉपर्टी मिलेगी, जिस तरह से बाकी बच्चों को मिलती है, जिस तरह से बाकी को मिलती है जो कन्वर्ट नहीं करते हैं, इस तरह से इसको भी अब क्या मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना। सो बेसिकली मोटिव क्या था, बेसिकली अंग्रेजों का मोटिव था कि जब अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन बनता तो प्रॉब्लम ये होती थी कि उसका बाप उसको घर से निकालता था, उसका बाप उसको बोलता था अब आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। ठीक है ना, तो ये मामला अंग्रेजों ने भी फिट किया और यहां पे एक्ट लेके आए दोस्तों। लेकिन अब आप ही बताओ, क्या इंडियन सोसाइटी को ये पसंद आएगा ये एक्ट? ठीक है ना दोस्तों, तो उनके दिलों में आग लग जाएगी और बाद में फिर हम देखेंगे वो आग कैसे दिलों से निकालेंगे दोस्तों। इसी तरह से रिलीजन की बात चलती है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो टैक्स लगाएंगे मॉस्क और टेंपल की लैंड्स पे। यानी उन्होंने फिर टैक्स लगाया भी मॉस्क्स पे और टेंपल, जहां पे वो लैंड हुआ करती, जहां पे मॉस्क हुआ करता था या टेंपल की लैंड हुआ करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पे भी टैक्स लगाया दोस्तों, जबकि पहले नहीं होता था। अब लोग इतना तंग आ गए थे कि वो समझते थे कि अब जब वो रेलवे लाइन को देखते थे या टेलीग्राफ को देखते थे ना, वो समझते थे कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है कन्वर्ट करने का, यानी अंग्रेजों की भी इसमें भी कोई चाल है कि वो इसकी वजह से भी कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन ऑफिसेज है, जो अंग्रेजों ने यहां पे स्कूल खोले,
सॉरी दोस्तों, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे स्कूल खोले, तो पता है हिंदुस्तानी लोगों ने उनको क्या नाम दिया, मुसलमानों ने उनको क्या नाम दिया, इनको नाम दिया शैतानी दफ्तर। कभी कभी कश्मीर भी कभी कभी यूज वर्ड करता है, या ये क्यों आया यार शैतानी दफ्तर है, क्यों इतना कहीं, ठीक है ना दोस्तों। सो बेसिकली ये शैतानी दफ्तर, शैतानी मीन्स डेवल, डेवल दफ्तर मीन्स ऑफिस, यानी ये डेवलों का ऑफिस है बेसिकली, एजुकेशन ऑफिस नहीं, क्योंकि वहां पे ये औरतों को भी लेते हैं, वहां पे ये एजुकेशन क्रिश्चियनिटी के देते हैं, वहां पे ये वेस्टर्नाइजेशन सिखाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए एजुकेशन ऑफिस को शैतानी दफ्तर के नाम से जाना गया, ठीक है ना दोस्तों। ओके, लेकिन इसमें चिंगारी, लेकिन ये दिलों में जो आग लगी थी, ये दिलों में जो ऑलरेडी गुस्सा था, इस गुस्से को आग दी यहां पे एक इमीडिएट काज ने, जिसे हम ग्रीज्ड कार्टरेजेस के नाम से जानेंगे दोस्तों, कि बेसिकली ग्रीज्ड कार्टरेजेस क्या थे, इसी लेक्चर में हम आपको फिर पढ़ाएंगे दोस्तों, जिसमें फिर दोनों हिंदू और मुसलमान ने समझा कि ये जो अंग्रेज है बेसिकली यहां ये इसी मकसद से आया है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है और जो हिंदू है उनके रिलीजन को यहां पे खत्म करे, उनके रिलीजन को यहां पे कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे दोस्तों, ठीक है ना। तो बेसिकली उन लोगों ने फिर यही समझा। मैं थक गया हूं दोस्तों, लेट्स टेक ए पॉज फॉर सम टाइम। ठीक है दोस्तों, तो एक और काज के बारे में बात करेंगे, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। दोस्तों मैं अभी फिर से रिपीट करूंगा, मैंने आपको बताया रिवोल्ट ऑफ 1857 सिर्फ वो कार्टेरेज के मसले से नहीं हुआ, बेसिकली बहुत सारे रीजंस पहले बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, लेकिन वो बस एक चिंगारी थी, दैट वाज जस्ट एन इमीडिएट काज, एक तत्काल जिसे हम कहते हैं वही काज था वो, यानी जिसने लोगों को बोला कि नहीं अब आ जाओ, अब तो वो मौका है, लेकिन बेसिकली ये सारे काजेस बैकग्राउंड में थे। इसीलिए दोस्तों हम फिफ्थ काज के बारे में बात करेंगे, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। देखो दोस्तों यहां पे जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ 1838-42 में, ठीक है ना दोस्तों, तो वहां पे क्या हमने देखा, वहां पे हमने देखा कि बाल बाल अंग्रेज बच गया। पंजाब वार में भी हमने देखा कि अंग्रेज को बराबर की टक्कर मिली, और क्राइमियन वार्स जो यहाँ पे यूक्रेन में एक सूबा है, यानी जो रशिया और इंग्लैंड के दरमियान वार हुआ था दोस्तों इस डेट पे, और वहां पे फिर इंग्लैंड ही जीता था, लेकिन रशिया ने इसको बराबरी का टक्कर दिया था। तो बेसिकली ये चीजें देख के इंडियन सोसाइटी को लगा था अरे भाई ये अंग्रेज जो है इसको तो हराना आसान है, हम इसको हरा सकते हैं। इसीलिए फिर लोगों ने सोचा कि हम एक रिवोल्ट करेंगे, और फिर रिवोल्ट में लोगों ने साथ दिया। उस रिवोल्ट में जब वहां पे वो रिवोल्ट आया, जब इमीडिएट काज आया, तो लोगों ने फिर साथ दिया, क्योंकि लोग आईने में देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए बिल्ली, ये बिल्ली है, ये आईने में देखती है और खुद को शेर देखती है, यानी ये इंडिया का कोई सदस्य था, और यहां पे जब ये शीशा देखती थी और खुद को शेर समझती थी, ठीक है ना दोस्तों। ओके, इसी तरह से एक और काज एंड द बिगेस्ट काज, दैट इज द मिलिट्री काज। देखो दोस्तों मिलिट्री काज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, इसको भी हम सब हेडिंग इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट द ग्रीवेंसेस ऑफ सिपाहीज। देखो दोस्तों जो सिपाही था, सिपाही कौन था ये बताएंगे आपको, इसका कोई हाल चाल बेचारे का पूछने वाला नहीं था। इस बेचारे पे क्या दुर्घटना घटती थी, इस बेचारे का हाल क्या था, चाल क्या था, शिकवा क्या था, गिला क्या था, शिकायत क्या था, कोई पूछने वाला नहीं था दोस्तों, ठीक है ना। ओके मेरे दोस्तों, तो यहां पे सिपाही कौन था, सिपाही वाज, यानी जो ब्रिटिश आर्मी में जो सिपाही था बेसिकली ये एक पीजेंट था बेचारा, ये एक पीजेंट था जिसने वर्दी पहनी थी, जिसने यूनिफॉर्म पहनी थी दोस्तों। सिपाही कौन था, आर्मी मैन कौन होता था ब्रिटिश की आर्मी में, यानी इंडिया का जो आर्मी मैन ब्रिटिश की आर्मी में होता था, वो सिपाही बेसिकली होता क्या था दोस्तों, इंसान होता था, लेकिन इंसान भी कौन, वो पीजेंट इंसान, यानी जो बेचारा मजदूरी करता था, जो बेचारा खेत खलियान में कल्टीवेशन करता था, उसी ने वर्दी पहनी और बन गया क्या, सिपाही बन गया दोस्तों। क्यों वर्दी क्यों पहनी, देखो दोस्तों क्यों वर्दी इसलिए पहनी, क्योंकि जब इसने देखा कि अंग्रेज साहब अब यहां पे आ गया, अब इसने न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाए, अब मुझे 50% इन्हीं को देना पड़ता है, अब दुगना लगान इन्हीं को देना पड़ता है, अब टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, अब जमींदार यहां पे लूट लेता है, अब मनी लैंडर ने लैंड ही इवेक्ट की है, तो ये बेचारा तो फंस गया। इस बेचारे ने सोचा कि अपने अयाल को, अपनी फैमिली को का पेट पालने के लिए चलो मैं आर्मी ही ज्वाइन करता हूं, इसीलिए इस बेचारे ने आर्मी ज्वाइन किया, ठीक है ना। इसी को हम कहते थे सिपाही। लेकिन अगर हम बंगाल आर्मी की बात करें तो बंगाल आर्मी में सर्विस जो थी वो हेरिडिटरी थी, यानी अगर आपका उनके पिताजी आर्मी में होते थे, फिर इसके बाद इसका बेटा, फिर इसके बाद उसका बेटा, ठीक है ना दोस्तों। इसी बंगाल आर्मी में
जब हम देखेंगे 3/5 सिपाहीज, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 लोग आर्मी में थे, 500 लोग आर्मी में थे, किसमें? बंगाल आर्मी। तो इसमें 300 आर्मी मैन कहाँ के थे? अवध के थे, अवध के पीजेंट्स प्लस प्लस हाई कास्ट ब्राह्मण्स। अवध के कौन? पीजेंट और हाई कास्ट ब्राह्मण और राजपूत फैमिली ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। दोस्तों अवध कहाँ पे? आज के यूपी में, जिसे आप मॉडर्न यूपी आज जानते हैं, वहां पे ही अवध हुआ करता था दोस्तों। सो बेसिकली बंगाल आर्मी में हमने देखा कौन कौन थे। तो मैक्सिमम पोर्शन कहाँ का था? मैक्सिमम पोर्शन अवध का था। और ये कौन थे? ये अवध के पीजेंट्स थे दोस्तों। अब इस आर्मी में हमने देखा कौन था? अवध का पीजेंट था। और कौन था? ब्राह्मण था। लेकिन कौन ब्राह्मण? हाई कास्ट ब्राह्मण। और कौन था? और था राजपूत, यानी रॉयल फैमिलीज। कौन? राजपूत फैमिलीज। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों? सो यहां पे हमने देखा आर्मी में तीनों तरह के लोग थे, पीजेंट भी, हाई कास्ट ब्राह्मण भी और राजपूत फैमिलीज भी। अगर इन पे कुछ दुर्घटना घटेगी, अगर ये उनको दुख मिलेगा, अगर इनको कुछ दर्द मिलेगा, तो इसका मतलब है पीजेंट को मिला, इसका मतलब है ब्राह्मण को मिला, इसका मतलब है राजपूत फैमिलीज को मिला। ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए जब हम देखेंगे अवध को जब एनेक्स किया गया, मिस गवर्नमेंट इसको बोला गया और नवाब वाजिद अली शाह को बेदखल किया गया, तो यहां पे ये लोग पछताएंगे। जो बंगाल की आर्मी हुआ करती थी, इसमें ज्यादा अवध के ही पीजेंट्स एज एन आर्मी मैन थे, तो ये लोग यहां पे पछताएंगे, बोलेंगे कि हाय अफसोस, हमारी सर्विस यहां पे ली गई और हमने अपने ही किंग को यहां पे लिक्विडेट किया दोस्तों। और फिर हम देखेंगे कि जो स्टॉर्म सेंटर बनेगा वो अवध बनेगा। और अवध में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आएंगे और रिवोल्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? इसी तरह से हम देखेंगे अब प्रोफेशनल ग्रीवेंसेस। देखो ये आर्मी मैन थे, ये सिपाही थे, उन बेचारों को एज ए प्रोफेशन, एज ए नौकरी, एज ए जॉब, वहां पे भी तकलीफ है, वहां पे भी मुश्किलें। देखो दोस्तों कैसे इंडिया के सिपाही को, जो इंडिया का सिपाही होता था, उस बेचारे को 1/3 सैलरी मिलती थी यूरोपियन सिपाही से। यानी फॉर एग्जांपल अगर 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 इंग्लैंड के आर्मी मैन को 3 रुपए पैसे मिलते थे, यहाँ पे 3 रुपए सैलरी मिलते थे, लेकिन इंडिया के आर्मी मैन को कितना मिलता था? 1 रुपए। ठीक है ना दोस्तों? ओके। और वो भी कब? 7-9 महीने के बाद, 7 या 9 महीने के बाद दोस्तों। ठीक है ना? दूसरी बात, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो दोस्तों यहां पे इनको बोला जाता था, यहां पे बोला जाता है हेलो निगर, यहां जाओ, गन उठाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो। सो दैट मीन्स यहां पे इन बेचारों को इंसल्ट किया जाता था। हर बार यहां पे उनको जूतों के तले रौंदा जाता था, क्योंकि वो लोग खुद को समझते थे गोरी चमड़ी के लोग और इनको समझते थे काली चमड़ी के लोग, और उन्होंने ये सोचा था कि हम इनको पैरों तले रौंद देंगे। ठीक है ना दोस्तों? और दूसरी बात यहां पे अंग्रेजी के ही आर्मी को हुई प्रमोशन भी मिलती थी और पेंशन भी। इंडिया के आर्मी मैन को ना प्रमोशन ना पेंशन। ठीक है ना दोस्तों? ये भी काज थे जो इनके दिलों में आग लगी थी। तीसरी बात, इंडियन सिपाही जो थे उन बेचारों को हमेशा ह्यूमिलेट किया जाता था, अब्यूज किया जाता था, गाली दी जाती थी और गाली से ही बुलाया भी जाता था, पुकारा भी जाता था और वापस भी भेजा जाता था दोस्तों। ठीक है ना? चौथी बात, फोर्स टू सर्व फॉर अवे रीजन्स विदाउट एक्स्ट्रा बाटा। देखो दोस्तों एक रूल हुआ करता था, जो ड्यूटी घर से बाहर जिसको ड्यूटी पे ले जाया जाता था, उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाता था, जिसे बाटा कहते थे, जैसे कि अंग्रेजी लोगों को वहां पे मिलता था। फॉर एग्जांपल अगर इनको, ये बंगाल का था, अगर बंगाल का आर्मी मैन कभी सिंध उसको जाना था या पंजाब जाना था, तो उस बेचारे को एक्स्ट्रा अलाउंसेस देना ही देना था। लेकिन यहां पे तो उनको अपना तनख्वाह नहीं दिया जाता था, एक्स्ट्रा अलाउंसेस ब्रिटिश कहां देते। सो इसीलिए यहां पे इन लोगों ने समझा कि नहीं, हम तो घर से दूर जा रहे हैं, न रास्ते में हम कुछ खा रहे हैं। यहां पे ऑकलैंड साहब जब थे, लॉर्ड ऑकलैंड, जब उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी को कहां भेजा? अफगानियों के साथ जंग करने। तो वहां पे उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया, रास्ते में बस दुख दर्द, और न बेचारों को फिर एक्स्ट्रा बाटा भी नहीं दिया गया। बाटा मतलब अलाउंसेस, एक्स्ट्रा अलाउंसेस। सो ये भी इनके दिलों में आग थी। तीसरी बात, जो यहां पे अगर हम देखते थे मुगल्स के अंडर अगर आर्मी हुआ करता था, तो यहां पे ये इसको फिर जब कोई आर्मी मैन अच्छा निकलता था, अच्छा काम करता था, तो उसको एज ए जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, जागीर, या उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज का दौर आया तो ना ही कोई जागीर ना ही कोई प्राइज। ठीक है ना दोस्तों? ओके ओके। एक और बात दोस्तों, दैट इज
1854 में यहां पे पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया। अंग्रेजों ने 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया। उसमें क्या बोला, बेसिकली जो यहां पे आर्मी मैन बेचारे होते थे, जो सिपाही होते थे, पहले पहले तो इनको क्या दिया जाता था, इनको एक प्रिविलेज दिया जाता था, इनको छूट दी जाती थी, उनको कहा जाता ठीक है आप फ्रीली पोस्टेज यूज कर सकते हो। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ वहां पे अब फ्री पोस्टेज वाला ये जो प्रिविलेज था ये बंद किया गया दोस्तों। किनके लिए? सिपाहीज के लिए। इससे भी सिपाहीज भड़क गए। अब यहां पे एक और सब हेडिंग, दैट इज रिलीजियस ग्रीवेंसेस। इन सिपाहीज को रिलीजियस ग्रीवेंसेस तब हुआ जब हम ये चीजें देखेंगे। देखो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। देखो पहले इंडियन सोसाइटी में हिंदू ब्राह्मण यानी हाई कास्ट ब्राह्मण और जो लो कास्ट शूद्राज हुआ करता था, एक डिफरेंस, एक डिस्टिंक्शन, क्लास डिस्टिंक्शन होती थी। ये सुपीरियर वर्ना और ये यहां पे इंफीरियर वर्नाज, चार वर्नाज होते थे ना, ये होते थे ब्राह्मण, ये होते थे यहां पे क्षत्रियाज, ये होते थे शूद्र वैष्णवीज और ये होते थे शूद्राज। ठीक है, ब्राह्मणस यानी किंग, क्षत्रियाज यानी यहाँ पे आपके आर्मी मैन, शूद्र यहाँ पे वैष्णवीज, यहाँ पे मर्चेंट्स आपके, और शूद्राज यहाँ पे आपके लोअर तबके के लोग, है ना दोस्तों। लेकिन जब ये आर्मी मैन अब दोनों थे, क्यों, अब हमने देखा पीजेंट्स भी अब आर्मी में, अब हमने देखा हिंदू का जो हाई कास्ट ब्राह्मण था वो भी आर्मी में, तो एक डिस्टिंक्शन होनी थी ना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बोला कि अरे क्या हाई कास्ट, अरे क्या लो कास्ट, आप दोनों बराबर बराबर, इसको भी गाली दी उसको भी गाली दे के पुकारते थे। ठीक है ना दोस्तों। सो यहां पे हाई कास्ट वाले को ये चीज गवारा नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, 1806 में वेलोर की जगह पे म्यूटिनी हो जाएगी। देखो दोस्तों म्यूटिनी क्यों हो जाएगी, बेसिकली पहले म्यूटिनी नहीं होती है, बेसिकली वहां पे जो रेजिमेंट हुआ करता था, वहां पे जो आर्मी बटालियन हुआ करता था, स्पाई बटालियन हुआ करता था, 1806 में उनको बोला जाएगा वेलोर वालों, कहां पे, वेलोर में, इनको बोला जाएगा आर्मी वालों, जो ये आपका टर्बन है ना, जो ये आपका पगड़ी है, जो हमारी सिख भाइयों की पगड़ी होती थी, टर्बन होती है, उनको बोला जाएगा इनको उतारो और यहां पे लेदर कॉकेड का यूज करो, वही पहनो। ठीक है ना दोस्तों। फिर वो क्या करेंगे, वो भड़क जाएंगे और अल्टीमेटली म्यूटिनी करेंगे दोस्तों। ओके, क्यों, क्योंकि ये तो इनके रिलीजन के खिलाफ था दोस्तों। टर्बन इज इन द रिलीजन, ये तो रिलीजन में है, टर्बन कोई कैसे उतारे दोस्तों। ठीक है ना, अंग्रेज को इस बात का इल्म नहीं था, तो उन्होंने फिर म्यूटिनी अंग्रेजों के खिलाफ की। इसी तरह से हम देखेंगे 1824 में बरकपुर में याद रखना दोस्तों, बरकपुर जगह नाम याद रखना। बरकपुर में क्या हुआ, जो आर्मी थे, जो स्पाई थे, उन्होंने बोला कि नहीं हम बर्मा नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम सी क्रॉस नहीं करेंगे। बेसिकली अंग्रेजों ने उनको बोला कि जाओ बर्मा में जंग लड़ना है और यहां पे हमें जीत के लाओ वहां पे। लेकिन जो स्पाई थे उन्होंने बोला नहीं हम बर्मा नहीं जा सकते, हम समंदर क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि वो लोग समझते थे, जो हिंदूज थे वो लोग समझते थे कि अगर हमने समंदर क्रॉस किया और दूसरे मुल्क में चले गए तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी जो कास्ट है वो भ्रष्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों क्यों, बेसिकली रीजन ये है, उस टाइम पे ये बोला जाता था कि अगर कोई समंदर पार करके किसी और जगह चला जाएगा तो क्या पता रास्ते में वो क्या खाएगा, किसके साथ मिलेगा, क्या करेगा, कितना ही गुनाह करेगा, किससे क्या गुनाह करेगा, उसको तो कुछ और खाना पड़ेगा, उसको ने तो कोई गंदा चीज खाई होगी या किसी के साथ गंदा चीज किया होगा, तो बेसिकली उसका जो कास्ट है, उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए वो लोग समंदर क्रॉस नहीं करते थे दोस्तों। ठीक है ना। तो यहां पे आर्मी को बोला गया नहीं है समंदर क्रॉस करना है, बर्मा जाना है, उनके साथ जंग करना है। तो आर्मी क्या करेगी, इंडियन सिपाही क्या करेंगे, यहां पे नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं, कत्तन नहीं, हरगिज नहीं, हम बर्मा जाएंगे, ना ही समंदर क्रॉस करेंगे। तो अंग्रेज क्या करेगा, अंग्रेज इस पूरी रेजिमेंट को डिसबैंड करेगा, यानी बोलेगा जाओ फिर घर बैठो, दफा हो जाओ, नौकरी से ही निकाला। और दूसरी बात, यहां पे जो लोग ज्यादा लीड करते थे इस बात को, उनको तो फांसी दी गई, उनको तो डेथ पे लिटाया गया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, देखो कितना जुल्म हुआ करता था इन आर्मी मैन के साथ। 1844 में हम देखेंगे बंगाल के जो सिपाही होते थे, यानी जो बंगाल में सिपाही थे, बंगाल की जगह पे इनको भी बोला गया जाओ भाई सिंध जाओ, वहां पे जंग करना है सिंध के साथ, सिंध जीतना है। उन्होंने भी रिफ्यूज किया, बोला नहीं हम सिंध नहीं जाएंगे, हम समंदर क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे भी इंडस रिवर को क्रॉस करना था और यहां पे इन लोगों ने सोचा नहीं हम समंदर क्रॉस नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है ना। ओके, तो इनको भी फिर डिसबैंड कर दिया गया, इनको भी फिर यहां पे हैंग किया गया। इसी तरह से 1856 में हम देखेंगे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आता है दोस्तों। किसने ये एक्ट लाया, किसकी गवर्नमेंट में, कैनिंग कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द गवर्नर जनरल इन इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट, इट वाज लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है ना दोस्तों। ये कैनिंग कैसे याद रहेगा आपको, कन्निंग, कन्निंग लिखो, कन्निंग का मतलब होता है जालिम। अरे यार तू कितना कन्निंग है, तू कितना जालिम है, यानी जालिम, रिवोल्ट यानी जालिम, अर्धशत 1857, ठीक है ना। सो कैनिंग इसी से याद रहेगा आपको दोस्तों। इसने क्या किया, इसने बोला कैनिंग की गवर्नमेंट ने यहां पे बोला कि हम एक एक्ट लाएंगे। उन्होंने 1856 में एक्ट लाया भी, दैट वाज नोन एज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में बेसिकली क्या बोला गया, ऑल द फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स, यानी जो भी अब फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स होगी, यानी जो भी फ्यूचर में यहाँ पे सिपाहीज बनेंगे बंगाल आर्मी में, उनको बोला जाएगा कि आपको इंग्लैंड लड़ने के लिए जाना है, आपको सिंध लड़ने के लिए जाना है, आपको बर्मा लड़ने के लिए जाना है। तो जब भी जहां पे भी हमारी गवर्नमेंट को, इंग्लैंड को वो लोग जरूरत पड़ेंगे, वो आर्मी जरूरत पड़ेगी, उस आर्मी को वहां जाके सर्विस देनी ही पड़ेगी। उस आर्मी को ये नहीं बोलना है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उस आर्मी को ये नहीं बोलना है कि मेरा कुछ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही ये चीज क्लियर किया और यहां पे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया कि कोई कल को ये ना बोले कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, देखो कैसा एक्ट था। और ये भी बोला गया कि अब वो इंसान आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता जो इस एक्ट को नहीं मानेगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी वजह से फिर हम देखेंगे इनके दिलों में भी आग लगेगी अब दोस्तों। और यहां पे जो चिंगारी कोई कोई बुक लिखती है, जो यहां पे मैं ग्रीजेड जो यहां पे मैं ग्रीजेड कार्टरेजेस की बात करता हूं बार बार, लेकिन कोई कोई बुक लिखती है ग्रीजेड कार्टरेज वाला इशू प्लस ये वाला इशू जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, दिस वाज द इमीडिएट कार्ड जो इशू मैं अभी पढ़ाऊंगा। देखो दोस्तों क्या कहते हैं ना कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के मुझे बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। दोस्तों यहां पे मतलब ये सारा डिस्कंटेंट तो होता था किनके साथ, आर्मी मैन के साथ या सिपाही के साथ। लेकिन दोस्तों जब कोई चीज होती है ना तब अफवाहें ज्यादा फैलती, तब रूमर ज्यादा फैलती है। तो एक रूमर ये भी फैली कि अंग्रेज राशन के साथ, यानी जो यहाँ पे इनको वो रोटी देते थे ना, जो यहाँ पे आटा जिसे कहते हैं दोस्तों, हाँ, जो यहाँ पे फ्लोर राशन था, तो किसी ने बोला कि अंग्रेज लोग इसी आटे में यहाँ पे बोन डस्ट मिलाते हैं। बोन डस्ट भी व्हाइट होती है, आटा भी व्हाइट होता है, तो किसी ने बोला कि यहाँ पे ये बोन डस्ट इसमें मिलाते हैं और हम वही उसी की रोटियां फिर खाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बोन डस्ट ये तो हिंदुओं के लिए खिलाफ था, ये तो हिंदुओं के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हिंदू यहाँ पे किसी जानवर को नहीं खाते। मुसलमानों के लिए ये चीज खिलाफ क्यों थी, मजहब के खिलाफ क्यों थी? क्योंकि मुसलमान मरे हुए जानवर का बोन नहीं खाते थे। ठीक है ना दोस्तों, सो बोन टेस्ट यहां पे दिया गया एज पर द रूमर्स। या कोई कोई बुक लिखती है कि नहीं ये बात सच भी थी। कब हुआ? 1857 रिवोल्ट से पहले, थोड़ी सी कुछ दिनों की बात पहले। ठीक है ना दोस्तों, सो अब यहां पे आग लगेगी दोस्तों। अब ये चीज जब हुआ तो यहां पे लोग तलाश में थे कि कब एक बड़ा सा हंगामा हो जाए, क्योंकि हर किसी इंडियन सेक्शन, जो भी कोई सेक्शन इंडियन का था, उसके दिल में आग लगी थी दोस्तों। लेकिन वो एक बड़े मौके की तलाश में था, और वो मौका किसने दिया? इसी ने दिया, इस बोन डस्ट ने। और यहां पे जो मैं इमीडिएट काज पढ़ाऊंगा उसने दिया। देखो दोस्तों क्या हुआ, यानी 10 सिपाहीज वर ओनली वेटिंग फॉर द राइट ओकेजन। ये सिपाहीज अब मौके की तलाश में थे। एंड द ओकेजन वाज सप्लाइज बाय द ग्रीजेड कार्टरेज इंसिडेंट। और ग्रीजेड कार्टरेज इंसिडेंट ने ये मौका दिया दोस्तों। देखो जो मैं पिछले लेक्चर से ग्रीजेड कार्टरेज की बात कर रहा था, बेसिकली वो क्या था दोस्तों? 1857 से पहले यहाँ पे जो आर्मी मैन जो राइफल यूज करते थे उसको हम कहते थे ब्राउन मस्केट ब्राउन मस्ट, यानी ओल्ड फैशन राइफल थी। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेजों ने बोला कि नई राइफल आई जाएगी, यानी न्यू एनफील्ड राइफल। बेसिकली दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा देखो यहां पे मैं समझाऊंगा। हाँ, Why led to the mutiny? देखो दोस्तों पहले इसने क्या लिखा है? पहले इसने लिखा है The rebellion of 1857 was not predicted on a single event, rather it was an accumulation of various factors. Various factors थे, एक वजह से नहीं हुआ। इसने खुद भी लिखा है Tallow and Lord Greased Cartledges delivered the final blows that triggered the uprising. देखो दोस्तों दो टर्म्स है यहाँ पे, एक है टैलो एंड दूसरा है, शाबाश, लॉर्ड ग्रीजेड कार्टरेजेस। दोस्तों इसका माने समझो, टैलो क्या होता है, लॉर्ड क्या होता है? ये होता था पिग का फैट, एंड ये होता था
काउ का फैट या आप मान के चलिए एनिमल का फैट, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ग्रीज्ड कार्टरेजेस। इससे यहाँ पे अपराइजिंग जो है इसको ट्रिगर मिला, यानी इसको यहाँ पे ट्रिगर मिला, इग्नाइट किया इसको। देखो दोस्तों बेसिकली क्या हो, जो ये नई राइफल लाई गई, अब पहले हम पुरानी राइफल की बात करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों। पहले एक बैग हुआ करता था सॉरी, और ये बैग दोस्तों, इस बैग में गन पाउडर हुआ करती थी और इस बैग में गोलियां हुआ करती थी, बुलेट हुआ करता था। ये गन हुआ करता था, यानी इसकी मजल ये हुआ करती थी दोस्तों। इसमें क्या करता था ये सिपाही जो होता था, इसमें हाथ डालता था, इस बैग में गन पाउडर निकालता था, भरता था इसमें मजल में, और फिर यहाँ पे गोलियां निकालता था इस बैग से और यहाँ पे फिल करता था इस मजल को। लेकिन कभी पता नहीं होती थी कि उसको कितना जंग चलता था, तो बार बार इसको यहाँ से इस बैग से गन पाउडर निकालना था, इस बैग से बुलेट निकालना था और इसको लोड करना था। फिर एक रॉड होती थी जिसकी वजह से इसको अंदर लिया जाता था और ताकि ये यहाँ तक पहुँचे और फिर फायर कर सके। ये एक लेंथी टास्क था और कभी कभार यहाँ से ये ज़्यादा निकलता था या कम गन पाउडर, जिसकी वजह से फायर होता ही नहीं था। इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पे एनफील्ड राइफल लाई। देखो दोस्तों, एनफील्ड राइफल पैटर्न, देखो इसमें क्या था। बेसिकली इनको बोला गया कि अब आपको बैग्स रखने की जरूरत नहीं, अब हम आपको कार्ट्रिजेस देंगे। कार्ट्रिजेस, देखो ये कार्ट्रिज कैसी बनी होती थी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, जो ये है, ये वाला पोर्शन, ये है बुलेट इसके अंदर, और जो आप ये वाइटिश जो देखते हो, चलो कलर चेंज करते हैं, हाँ, जो आप ये वाइटिश देखते हो, ये नीला से मैं जब बनाता हूँ, दिस इज द गन पाउडर, ये गन पाउडर है, ठीक है ना दोस्तों। चलो कलर चेंज करते हैं फिर से। हाँ, ये जो हम देखते हैं, ये बुलेट है, ये है, और ये लेयर है, दिस इज द पेपर, और जो ये अंदर का लेयर है, दिस इज द ग्रीज। और ये ग्रीज यानी बेसिकली बुलेट और गन पाउडर एक पेपर में रैप था, और रैप के पेपर के बाहर एक ग्रीज हुआ करती थी, एक फैट हुआ करता था जो पिग का फैट होता था, और यहाँ पे काऊ का फैट होता था, एनिमल का फैट होता था दोस्तों। लेकिन अब बोला गया, इन्होंने बेसिकली क्यों लाया, बेसिकली ये इसलिए लाया क्योंकि पहले उसको दांत से काटो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इस कार्ट्रिज को दांत से काटता है, ठीक है ना दोस्तों, दांत से काटता है। फिर जो इसमें गन पाउडर है वो यहाँ पे डालता है, ये गन पाउडर, ठीक है ना, और जो गोली फिर इसकी कवर के साथ है, और वो कवर के साथ ही गोली फिर इसमें डालता है, फिर एक रॉड से इसको फिल करता है, अंदर धकेलता है और फिर फायर करता है दोस्तों। यानी इजी वे में यहाँ पे इनको गन पाउडर और गोली यहाँ पे इजी वे में एक एक करके यहाँ पे डालते थे और जल्दी जल्दी फिर फायर करते थे दोस्तों। लेकिन ये ग्रीस जो बनी थी, ये पिग और एनिमल फैट की बनी थी दोस्तों। ये मुसलमानों के खिलाफ पिग था और हिंदुओं के खिलाफ एनिमल था, ठीक है ना दोस्तों, काऊ था। सो जिसकी वजह से यहाँ पे जो सिपाही थे, जो यहाँ पे आर्मी मैन थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे दोस्तों, कतई नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो जाएंगे और वो रिवोल्ट करेंगे, दोनों हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी। और इसी रिवोल्ट का साथ देंगे सारे सेक्शन, चाहे आपके रूलर्स, चाहे आपके पीजेंट्स, चाहे आपके मौलवीज, चाहे आपके पंडित्स, चाहे आपके बाकी सोसाइटी के सेक्शंस, ठीक है ना दोस्तों। और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में अब हम आपको पढ़ाएंगे कि इमीडिएट काज जो हमने अभी पढ़ा, बेसिकली ये कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।